अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ, टुडे लेक्चर इज़ अबाउट प्रोसेस स्केजलिंग। हम आज प्रोसेस स्केजलिंग और जो स्केजलिंग की कीज़ यूज़ होती हैं हमारी प्रोसेस के लिए उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके अलावा जो अब आपके पास स्केजलर है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और कॉन्टेक्स्ट स्विच को देखेंगे। ये आज आपका लेक्चर 4 है जिसमें हमने प्रोसेस स्केजलिंग कीज़ क्यूज़ और स्केजलर और कॉन्टेक्स्ट स्विच को स्टडी करना है। तो हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज इट मीन अ प्रोसेस स्केजलिंग। हमने लास्ट लेक्चर में प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि प्रोसेस जो है वो एक्चुअली कोई भी जो एक प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसे हम प्रोसेस का नाम दे रहे हैं। मीन कि आप प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। तो एक प्रोग्राम के जो है वो एक से ज़्यादा एक आपने प्रोग्राम लिखा है उसके कई प्रोसेस जो है वो स्मॉल प्रोसेस बैकएंड पे रन हो रहे होते हैं, ठीक है। और हर एक प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंटली रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होता है। इनका हर एक जो प्रोसेस होगा उसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी, उसको जो है प्रोसेसर जो है वो एक टाइम स्केजुलिंग उसकी हो रही होगी, कितना टाइम जो है इस प्रोसेस को रन करना है, इतना टाइम जो है वो इस प्रोसेस को रन करना होगा। तो हमने प्रोसेस की स्टेट्स देखी थी, ठीक है, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं। और प्रोसेस के जो है वो इसके अलावा जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, प्रोसेस को क्रिएट करना, उसको डिलीट करना और उसको जो है वो रन करना, ठीक है, और वेट, वो डिफरेंट जो ऑपरेशन से उनको हमने स्टडी किया था। तो स्टूडेंट हमने प्रोसेस स्केजलिंग जो है वो एक्चुअली प्रोसेस स्केजलिंग जो है ये आपने जब आपका एक प्रोसेस जो है जो रेडी स्टेट में है, क्योंकि जब एक नया प्रोसेस आप क्रिएट करते हैं तो वो रेडी स्टेट में होता है। तो हमने उस रेडी स्टेट से जब भी किसी प्रोसेस को आगे फर्दर रन करना होता है तो हम उसको रनिंग स्टेट में लेके आते हैं। तो उसके लिए फिर हम एक टाइम स्केजुलिंग कर रहे होते हैं कि हम इतने टाइम जो है वो हमारे जितने भी जो प्रोसेस होते हैं वो सबसे पहले रेडी स्टेट में जाते हैं। जितने भी प्रोसेस एक प्रोग्राम के लेट्स सपोज 5 प्रोसेस हैं वो सारे हमारे रेडी स्टेट में होंगे। वहाँ से फिर हम वन बाय वन एक प्रोसेस जो है उसको रनिंग स्टेट में लेके आएंगे, ठीक है। और वहाँ से फिर आपका जो प्रोसेसर होता है वो उसको डिस्पैच करता है और उस प्रोसेस को रन करता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो अगर उसको कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे तो वो उसको फिर वेटिंग स्टेट में भेज देते हैं। अगर उसको इनपुट और आउटपुट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है तो अगर वो वैसे ही उन रिसोर्सेज को उसने ऑलरेडी गेन कर लिया और वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करके उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो द एक्टिंग ऑफ डिटरमाइन विच प्रोसेस इज रेडी स्टेट शुड बी मूव टू द रनिंग स्टेट इज नोन एज प्रोसेस स्केजुलिंग। कि आपने कौन से प्रोसेस को कब जो है वो रनिंग जो रेडी स्टेट है उससे रनिंग स्टेट में लेके आना है, इसे हम प्रोसेस स्केजुलिंग का नाम देते हैं। ये आपके पास लेट्स सपोज एक प्रोग्राम के कुछ 5 प्रोसेसेस हैं, तो आपने उन पांचों में से पहले कौन सा प्रोसेस जो है उसको प्रोसेसर के पास लेके आना है, उसको रनिंग स्टेट में लेके आना है ताकि वो एग्जीक्यूट हो। इसे हम प्रोसेस स्केजुलिंग का नाम देते हैं। तो द प्राइम एम ऑफ द प्रोसेस स्केजुलिंग सिस्टम इज टू कीप द सीपीयू बिजी ऑल द टाइम। हम स्केजुलिंग का मकसद यही होता है कि आप सीपीयू जो है वो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन हो। वो जब एक प्रोग्राम रन हो रहा हो तो अगर आपने स्केजुलिंग की है तो वो फिर जो है वो उसको हर एक प्रोसेस को रन करने के लिए उसके पास टाइम होगा कि इस प्रोसेस के बाद मैंने इस प्रोसेस को रन करना है, इस प्रोसेस के बाद मैंने इस प्रोसेस को रन करना है। तो एक्चुअली जो है हमें मेन जो हमारा एम है प्रोसेस स्केजुलिंग का वो ये है कि हम सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को गेन कर सकें। तो उसके लिए फिर हम एक स्केजुलर जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्केजुलर के बारे में स्टडी करेंगे। तो फॉर अचीविंग दिस द स्केजुलर मस्ट अप्लाई द अप्रोप्रिएट रूल फॉर स्वैपिंग प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ द सीपीयू। मीन कि हमारे पास एक स्केजुलर एक आपका प्रोग्राम है प्रोसेस स्केजुलिंग के लिए सीपीयू का, जिस जो यूज किया जाता है प्रोसेस की स्केजुलिंग के लिए। तो वो कुछ अप्रोप्रिएट रूल्स को फॉलो करते हुए स्वैपिंग करता है प्रोसेस की कि आपके सीपीयू में कौन से प्रोसेस को लेके आना है रेडी स्टेट से आपने रनिंग स्टेट में, और किन प्रोसेस को जब वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो उनको वहां से टर्मिनेट करना है, आउट करना है। तो स्केजुलर फेल इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरीज। तो आपके पास दो तरह की स्केजुलिंग जो है वो हमारी होती है, ठीक है। प्रोसेस स्केजुलिंग जो है एक आपकी जो है नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग और सेकंड जो है वो प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग जो है। तो ये स्टूडेंट दो प्रोसेस स्केजुलिंग की टाइप्स हैं। तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि प्रोसेस स्केजुलिंग की जो दोनों टाइप्स हैं क्या हैं। कि फर्स्ट जो आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग है
ये क्या है एक्चुअली, व्हेन करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस गिव अप टू द प्रोसेस वॉलंटरली, यानी कि आपके पास जो करंटली जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस होते हैं वो हम सीपी को जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि वो वॉलंटियर करे कि उनमें से कौन सा प्रोसेस उसको उसने एग्जीक्यूट करना है। तो उसे हम नाम देते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव scheduling। जबकि जो प्रीएम्प्टिव scheduling है उसमें क्या है कि व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड टू फेवर अनदर प्रोसेस, यानी कि वो एक ही है कि वॉलंटियर का आपने करना है प्रोसेस जो है वो आपने जो प्रोसेस सीपीयू है वो वॉलंटरली एक जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। जबकि दूसरा जो है वो प्रीएम्प्टिव जो स्केजुलिंग है उसमें इस तरह से है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड टू फेवर अनदर प्रोसेस प्रीएम्प्टिंग द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, या आपके पास करंटली एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो उससे नेक्स्ट जो एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसको नेक्स्ट उसने एग्जीक्यूट करने हैं उसको फेवर कर रहा होगा, उसको जो है वो डिसाइड कर रहा होगा। ये यानी कि नेक्स्ट एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और नेक्स्ट उसके बाद कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है उसके लिए वो डिसाइड कर रहा होगा। तो ये दो तरह की आपकी स्केजुलिंग होती है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव होती है प्रोसेस स्केजुलिंग और एक आपके पास प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग होती है। तो स्टूडेंट जितने भी जो हमारे पास एक प्रोसेस की जो स्टेट है उसके लिए हमें बैकएंड पे क्वी का डाटा स्ट्रक्चर यूज करना होता है। तो स्केजुलिंग कीज क्या होती हैं कि जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस को रन करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनके एक्शंस परफॉर्म करने के लिए बैकएंड पे कुछ क्यू का डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है जिन्हें हम जॉब क्यू का नाम देते हैं। ऑल प्रोसेस व्हेन एंटर इनटू द सिस्टम आर स्टोर्ड इन द जॉब की, उन्हें हम जॉब क्यू में एंटर करते हैं। तो स्केजुलिंग क्यू में हमने सबसे पहली जो है वो जॉब क्यू देखी कि जब भी आपका एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू में आएगा और उसको जो है वो सीपीयू में जब हम लेके आते हैं तो फिर उसको जॉब की में एंटर किया जाता है फर्स्टली। सेकंड, प्रोसेस इन द रेडी स्टेट आर प्लेस्ड इन द रेडी क्यू। तो जो जो आपके रेडी स्टेट में होते हैं, रेडी स्टेट में ये कि अब प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट से फिर जाते हैं आपके रनिंग स्टेट में। तो रेडी स्टेट के लिए आपके पास जो क्यू जो स्केजुलिंग की है, फर्स्ट क्यू आपने देखी जॉब की, सेकंड क्यू जो है वो रेडी क्यू होती है। मीन के रेडी स्टेट के लिए जो प्रोसेस आपके रिप्लेस हमें करने हैं वो कहाँ पर प्लेस करने हैं, वो हमने रेडी क्यू में करने हैं। और थर्ड जो है जो आपकी स्पेशलिंग की है वो आपने हम उसे हम डिवाइस की का नाम देते हैं। डिवाइस की का में कौन से प्रोसेस जो है वो जाएंगे जो किसी डिवाइस के वेट कर रहे हों या इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए जो वेट कर रहे हैं, तो उनको फिर हम डिवाइस क्यू में वेटिंग पे रख देते हैं। तो प्रोसेस वेटिंग फॉर डिवाइस टू बिकम अवेलेबल आर प्लेस्ड इन द डिवाइस क्यू। दीज आर द यूनिक डिवाइस क्यूज फॉर ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस अवेलेबल। तो याद रखिएगा कि हमारे पास यूनिक डिवाइस कीज होंगे। अगर आपके पास कीबोर्ड से अगर आप इनपुट लेंगे तो उसके लिए सेपरेट, अगर आपके पास जो है माउस से लेनी है तो इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंगली हमारे पास डिवाइसेस की जो है वो मेंटेन हो रही होती हैं। एक से ज़्यादा जो है डिवाइसेस की हम यूज़ कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि रेडी की जो है वो एक ही है, रेडी क्यू, लेकिन जो डिवाइस क्वीज हैं वो एक से ज़्यादा होंगी, डिपेंड कर रही होंगी कि हम हमारा जो प्रोसेस है उसको कौन कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायर्ड हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो थ्री टाइप स्टूडेंट आपने देख ली, जॉब की, रेडी की और डिवाइस की। ये इन क्वीज को हम स्केजुलिंग की का नाम देते हैं। तो अब न्यू प्रोसेस इज इनिशियली पुट इनटू द रेडी क्यू। फर्स्टली हम उसको पुट करते हैं रेडी क्यू में। इट वेट इन द रेडी क्यू अंटिल इट्स सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन आर डिस्पैच्ड। तो याद रखिएगा कि हमारा जो प्रोसेस है फर्स्टली वो कहाँ पर मौजूद होगा, उसको हम रेडी क्यू में रखेंगे और रेडी क्यू से फिर आपका जो डिस्पैचर होता है वो एक्चुअली प्रोसेस को लेके आता है रेडी क्यू से रनिंग क्यू में। तो वंस द प्रोसेस इज असाइंड टू द सीपीयू एंड इज एग्जीक्यूटिंग, वंस ऑफ द सेवरल इवेंट कुड अकर, यानी कि फिर हम जो है डिस्पैचर जो है वो रेडी क्यू की से पकड़ता है एक प्रोसेस को, उसको वो सीपीयू को असाइन करता है कि आपके पास ये प्रोसेस आ रहा है, आप इसको एग्जीक्यूट करें और रिजल्ट जनरेट करें। तो the process could issue an input output request and then be placed in an इनपुट आउटपुट क्यू। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रोसेस अगर रेडी क्यू से आप लेके गए हैं सीपीयू के पास, लेकिन सीपीयू के पास जब वो प्रोसेस जाता है तो उस प्रोसेस के लिए हमें इनपुट और आउटपुट रिक्वायर्ड होती है। मीन कि आपने आपने लॉगिन का एक प्रोसेस लेट्स सपोज के बनाना हो रहा है, तो लॉगिन के लिए ऑब्वियसली उसको
जो है वो नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, तो वो डाटा गेट करने के लिए इनपुट आउटपुट से वो कहाँ पर उसको हम रिप्लेस करते हैं, इनपुट आउटपुट की जो आपकी डिवाइस की है उसमें हम लेके आते हैं। तो द प्रोसेस कुड क्रिएट अ न्यू सब प्रोसेस एंड वेट फॉर इट्स टर्मिनेशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक जो प्रोसेस है वो कुछ न्यू प्रोसेस को भी क्रिएट कर ले, जिन्हें हम सब प्रोसेस का नाम देते हैं। एक प्रोसेस है, अब देखें आप हमारा एक प्रोग्राम है, आप स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें कि हमारा प्रोग्राम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से रन करता है। वो हमारे प्रोग्राम को जब आप उसको रन कर रहे होते हैं तो उसके वो स्मॉल प्रोसेस जो है वो बना रहा होता है, उसकी फिर स्केजुलिंग कर देता है, स्मॉल पार्ट्स बनाता है, प्रोसेसेस जो है बनाता है। और हर एक प्रोसेस जो होता है वो मजीद आगे फिर सब प्रोसेस जो है वो जनरेट कर सकता है। तो वो वेट कर सकता है कि ये सब प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो और देन जो है टर्मिनेट हो, देन जो है वो अपना अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा हो। तो द प्रोसेस कुड बी रिमूव forcibly from the CPU as the result of an interrupt and be put back in the ready queue। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास जब हम ये स्केजुलिंग की मेथड को बता रहे हैं कि आपके पास इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास एक प्रोसेस है जो कि रनिंग स्टेट में है, ठीक है, लेकिन आप जो है कोई इंटरप्ट कॉल कर देते हैं। इंटरप्ट कॉल करने का मतलब यह है कि फोर्सिबली उसको सीपीयू से उस प्रोसेस को रिमूव कर देते हैं ताकि आप कोई दूसरे प्रोसेस को रन कर सकें। जैसा कि आपने असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा था कि असेंबली लैंग्वेज जो है उसमें भी इस तरह से होता है कि हम ना इंटरप्ट कॉल कर रहे होते हैं, इंटरप्ट के लिए कमांड कॉल कर देते हैं। जब भी आपने इनपुट लेनी होती है कीबोर्ड से, ठीक है, तो आप प्रोसेस आपका जो इस टाइम कंट्रोल होता है अगर वो सीपीयू में है, रजिस्टर पर वर्क कर रहा है, तो वो उसको हम इंटरप्ट करते हैं और वहाँ से सी कीबोर्ड की तरफ कंट्रोल को भेजते हैं। उसके लिए हम वहाँ स्पेशल कमांड्स होती हैं, और जब वो कीबोर्ड से इनपुट ले लेता है तो वापस जो है वो सीपीयू में जाता है, तो उसको फिर हम इंटरप्ट कॉल कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली जब इंटरप्ट कॉल की जाती है तो कोई भी प्रोसेस चाहे वो रनिंग स्टेट में, उसको फोर्सिबली रिमूव कर दिया जाता है सीपीयू से, ठीक है, और उसको दोबारा रेडी क्यू में भेज दिया जाता है। तो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपके पास स्केजुलिंग किस तरह से हो रही होती है, कि हम प्रोसेस जो है उसको किस तरह से रनिंग रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेके आते हैं और आगे नेक्स्ट प्रोसेसिंग कैसे हो रही होती है उसकी। तो इन द फर्स्ट टू केसेस द process eventually switches from the waiting state to the ready state and is then put back into the ready queue. A process continues this cycle until it's terminate, at which time it's removed from all queue and has its PCB and resource deallocated। पीसी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो अभी मैं जस्ट आपको ये बताता हूँ कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का मतलब ये है कि हर एक प्रोसेस के लिए एक जो है वो मेमोरी रिजर्व है, मेमोरी एक ब्लॉक रिजर्व है, उसके रिसोर्सेज रिजर्व हैं जिसे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का नाम देते हैं। उसमें कोई दूसरा प्रोसेस उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता जब एक प्रोसेस रन हो रहा होता है। तो एक्चुअली जब जब भी आपका जो एक प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू से आपके पास जाता है, यहाँ पर आप देखें, मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ कि ये देखें एक से ज़्यादा प्रोसेस है वो रेडी क्यू में आ गए। जब रेडी क्यू में आए तो वहाँ से प्रोसेस हम लेके गए हैं सीपीयू के पास। अब सीपीयू ऐसा करता है कि ये एक वे है कि सीपीयू उनको उसको एग्जीक्यूट करके यहाँ से टर्मिनेट कर दे, या फिर अगर तो उस वो प्रोसेस कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम जो है वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए इनपुट आउटपुट क्यू में भेज दें। इनपुट आउटपुट क्यू में वो इनपुट आउटपुट से वो डाटा गेट करेगा और दोबारा आ जाएगा हमारा रेडी क्यू के अंदर, और रेडी क्यू से फिर हम उस प्रोसेस को सीपीयू के पास भेजेंगे ताकि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करे। ये एक साइकिल होता है हमारे इंटरनली जो सीपीयू है उसकी वर्किंग का, ठीक है। तो अगर एक तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करता है, देन जो है उसको हम इनपुट आउटपुट क्यू में भेज देंगे। अगर लेट्स सपोज कि वो सीपीयू के पास गया और सीपीयू के पास जो है उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया, ठीक है, उस प्रोसेस को फिर दोबारा से रेडी क्यू में भेज देता है। यहाँ फिर एक जो प्रोसेस है वो कोई फोक का चाइल्ड, कि वो कोई आगे नेक्स्ट कोई चाइल्ड जो है वो क्रिएट करता है, और फिर जो है वो चाइल्ड जब तक एग्जीक्यूट होंगे, चाइल्ड एग्जीक्यूट होंगे, देन जो है फिर उसको रेडी क्यू में भेज के फिर उस प्रोसेस को सीपीयू के पास भेजा जाएगा। एक नेक्स्ट केस ये है कि आपका जो एक प्रोसेस है उसको हमें वेट फॉर एन इंटरप्ट, वो कोई किसी इंटरप्ट का वेट कर रहा हो, तो जैसे ही इंटरप्ट अकर्स होता है तो उस प्रोसेस को वापस रेडी क्यू में भेज देता है और वहां से उसको सीपीयू के पास भेज जाता है। तो ये डायग्रामेटिकली
एक जो प्रोसेस है उसकी स्केजुलिंग को मेंशन किया गया कि हाँ भाई प्रोसेस जो है उसको किस किन किन वे में क्या क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक प्रोसेस जो है उसको दोबारा से रेडी क्यू में जो है वो भेज देता है और वहाँ से उसको सिलेक्ट करके सीपीयू के पास भेज देता है। तो याद रखिए कि जब भी एक प्रोसेस जो है वो जब रन हो जाता है तो उसका जो पीसीबी होता है उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उसको डी एलोकेट कर दिए जाते हैं और प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। यहाँ से जो प्रोसेस एग्जिट हो रहे हैं ये एक्चुअली वो प्रोसेसेस हैं जो कि जिन्होंने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है, अपने टास्क परफॉर्म कर लिए हैं, उनको यहाँ से फिर जो है वो एग्जिट किया जाता है और उनके जितने भी जो सोर्सेज वो यूज़ कर रहे होते हैं, जितना भी जो पीसीबी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उनको उसको भी फ्री कर दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट जो है वो वर्किंग जो है डिस्क्राइब की गई है आपके प्रोसेसेस की कि आपका एक जो प्रोग्राम है उसके जो प्रोसेस होते हैं उसकी एग्जीक्यूशन जो है हमारा सीपीयू किस तरह से कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स हैं स्केजुलर की वो कौन कौन सी हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केजुलर्स अवेलेबल। प्रोसेस स्केजुलर जो हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। एक आपका लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, एक आपका शॉर्ट टर्म स्केजुलर है और एक आपका मीडियम टर्म स्केजुलर है। तो इनका वन बाय वन तीनों को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे प्रोसेस के जो स्केजुलर हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म स्केजुलर की, तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो हैं ये लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आपके पास आपके प्रोग्राम को जो है वो जॉब की के अंदर जो है काफ़ी देर तक जो है वो हमने इनको जो है वो लॉन्ग टर्म स्केजुलर में अपनी वेट करवाना होता है, करना होता है कि हमने देखना होता है कि जो एक प्रोग्राम एक जो प्रोसेस है, ठीक है, तो वो जो है उसको हम जो है कितना मैक्सिमम टाइम जो है वो ले रहा है अपने प्रोग्राम अपने उसको अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर रन लेस फ्रिक्वेंटली, ठीक है, बहुत कम जो है वो हम इन्हें यूज कर अपने आपके रन हो रहे होते हैं लॉन्ग टर्म स्केजुलर। तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर डिसाइड विच प्रोग्राम मस्ट गेट इनटू द जॉब की। आपने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो उसको जॉब क्यू के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जॉब की में पहले प्रोग्राम को लेके आएंगे, वहां से उसके प्रोसेस जनरेट होंगे, उनको हम लेके जाएंगे वहां पर रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट से फिर आपके जाएंगे रनिंग स्टेट में और वहां से फिर उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा। तो फ्रॉम द जॉब की द जॉब प्रोसेसर्स सेलेक्ट प्रोसेसेस एंड लोड देम इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। लॉन्ग टर्म स्केजुलर का मेन मकसद ये होता है कि इन्होंने जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिसाइड करना होता है कि कौन से प्रोग्राम को हमने जॉब की में लेके आना है ताकि उनको हम एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो प्राइमरी एम ऑफ द जॉब स्केजुलर इज टू मेंटेन अ गुड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो याद रखिए कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि आपके पास एक ही टाइम पर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बैकएंड पे जो स्केजुलर यूज़ हो रहा था मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए वो आपका लॉन्ग टर्म स्केजुलर यूज़ हो रहा था, ठीक है। यानी कि आपने मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम अगर आपने रन करने हैं तो उसको बैकएंड पे डिसाइड कौन कर रहा होगा कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो जॉब क्यू में लेके जाना है, वो आपका लॉन्ग टर्म स्केजुलर कर रहा होगा। क्लियर स्टूडेंट? An optimal degree of the multi-programming means the average rate of the process creation is equal to the average dispatch rate of the process from the execution memory. तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि ऑप्टिमल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से बना दीजिए कि जितना भी एवरेज रेट हमारा होता है प्रोसेस जो उस डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनकी क्रिएशन के लिए, वो जितने आपने क्रिएट किए हैं उस लिहाज से आपके जो मेमोरी है वहाँ से एग्जीक्यूशन होने के बाद भी प्रोसेस वैसे ही वहाँ से डिपार्चर हो रहे हो, वहाँ से जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद रिमूव हो रहे हो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिमल डिग्री है। यानी कि आपको अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि हमारे बैकएंड पे हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम अगर हम रन कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए फिर आपके पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम जो है उसको जॉब क्यू में लेके आना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर उनको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द CPU स्केजुलर and run very frequently.
इसे हम CPU का स्केड्यूलर भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म जो स्केड्यूलर है। और ये बहुत ज़्यादा यानी कि मोस्टली हमारा जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है ये रन हो रहा होता है CPU के ऊपर। तो द प्राइमरी एम ऑफ दिस स्केड्यूलर इज टू इनहेंस CPU परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज प्रोसेस एग्जीक्यूशन रेट। कि ये एक्चुअली मैनेज करता है आपके प्रोसेसेस को। शॉर्ट टर्म जो स्केड्यूलर है ये, क्योंकि प्रोसेस होते हैं स्मॉल साइज के, जो आपके पास सब प्रोग्राम पार्ट होता है, आपके प्रोग्राम का पार्ट वो आपके प्रोसेस होते हैं रनिंग टाइम, रनिंग जो होते हैं रनिंग फॉर्म में। तो शॉर्ट टर्म जो है स्केड्यूलर ये आपकी CPU की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, क्योंकि ना बैकएंड पे जो प्रोसेस होते हैं उनको मैनेज करना होता है। मीडियम टर्म स्केड्यूलर, दिस स्केड्यूलर रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी एंड फ्रॉम एक्टिव कंटेंशन फॉर। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो आपके पास शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म स्केड्यूलर होंगे, इनका मेजर जो वर्क ये है कि इन्होंने प्रोसेस को रिमूव करना है मेमोरी से। ठीक है, जबकि जो शॉर्ट टर्म है ये रन फ्रिक्वेंटली हमारे होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म है ये हमारे रन लेस फ्रिक्वेंटली होते हैं, और जो ये डिसाइड करते हैं लॉन्ग टर्म कौन सा प्रोग्राम जो है मस्ट जॉब की में होना चाहिए और मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए बैकएंड पे यूज हो रहे होते हैं। तो ये थ्री टाइप्स जो स्केड्यूलर की हैं। ठीक है, जो कि फर्स्टली जो है वो अगर हम देखें कि डिटरमाइन विच जॉब आर एडमिट टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। शॉर्टली अगर हम इसको डिस्क्राइब करें कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का मतलब ये है कि इसने देखना है कि कौन सी जॉब, कौन सा प्रोग्राम, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग के बैकएंड के लिए, मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो कौन सा प्रोग्राम पहले रन होना है, कौन सा बाद में रन होना है। जबकि जो मीडियम टाइम स्केड्यूलर है उसका काम क्या है, उसने जो है वो देखना होता है कि व्हेन टू मैनी प्रोसेसर आर competing for memory, determine which gets in and out। यानी कि आपके पास प्रोसेसेस जो हैं वो एक से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो उन्हें मेमोरी भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कि वो सेम टाइम पे आपके पास मौजूद है, तो उनमें से बेस्ट किस प्रोसेस को आपने पहले रन करवाना है, किस प्रोसेस को आपने बाद में। याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म जो है ये है प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए, जबकि जो मीडियम टर्म है ये है प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, और जो शॉर्ट टर्म है ये डिटरमाइन करती है विच प्रोसेस इन मेमोरी गोज नेक्स्ट, मेमोरी में कौन सा प्रोसेस लेके जाना है। ठीक है, और कौन से प्रोसेस को वहां से एग्जिट करना है, उसके लिए हम शॉर्ट टर्म्स जो स्केड्यूल है उसको यूज कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये तीनों टाइप जो हैं स्केड्यूलर की, हमारे प्रोसेस स्केड्यूलर की, आपको अंडरस्टैंड हो गई हैं कि ये किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब इसी को जो है वो डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है कि आपके पास ये जो स्केड्यूलर हैं ये किस तरह से इनकी वर्किंग कैसे हो रही होती है, कि आपके पास जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं एक प्रोसेस की। न्यू, रेडी, वेटिंग, रनिंग एंड टर्मिनेशन। इसके अलावा जो रेडी सस्पेंड है और वेटिंग सस्पेंड है ये भी हमारे पास स्टेट्स हम इंक्लूड कर देते हैं इसमें। तो जब लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जो है वो एक कौन से प्रोग्राम को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो कि आपका रेडी सस्पेंड में जाएगा, यहाँ पे रेडी जो है वो स्टेट में जाएगा, और उसके बाद फिर रेडी स्टेट से जो हम रनिंग स्टेट में लेके आते हैं तो वहाँ पर कौन सी स्केड्यूलिंग यूज हो रही होगी, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग। मीन के कौन सा प्रोसेस मेमोरी में लेके जाना ताकि उसका प्रोसेस आपका CPU प्रोसेस करने के बाद, उसको रन करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर दे और टर्मिनेट कर दे उस प्रोसेस को, वहाँ पर शॉर्ट टर्म यूज हो रही होगी। और जहाँ पर आपके पास वेट हो रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, और नेक्स्ट कौन सा आपने आपने जो है वो प्रोसेस ले मेमोरी प्रोसेस रेडी की में लेके जाना है, वहाँ पर आपकी मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग हो रही होती है। तो ये तीनों स्केड्यूलिंग को आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट से जो है वो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग होती है, कहाँ पर आपकी शॉर्ट टर्म होती है और कहाँ पर आपकी मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग होती है। क्लियर है स्टूडेंट, ये अंडरस्टैंडिंग हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, जो स्टेट के अकॉर्डिंगली हम इनको देख लिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास इस तरह से है कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास एक प्रोसेस जो है वो री इंट्रोड्यूस हो जाएगी मेमोरी में at some later time, the process can be reintroduced into the memory and its execution when be continued where it left off. तो this scheme is called the swapping। ऐसा होता है कि हम ना
जब आपके पास लेट्स सपोज कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक टाइम जो है वो टाइम लिमिट खत्म हो गई है, एक प्रोसेस रन हो रहा है, वो हाफ रन हो चुका था, हाफ अभी रन नहीं हुआ था, तो जो है वो आपका उसका टाइम जो है वो खत्म हो गया उस प्रोसेस का। तो आपने किया कि उसको तो वहां से जो है वो वेटिंग वेटिंग में कर दिया, या फिर उसको जो है वो वापस रेडी क्यू में भेजा। अब रेडी क्यू से दोबारा जब वो आएगा तो उसको फिर क्या किया जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन को जहाँ से वो उसने ब्रेक लगाई थी वहां से फिर उसको जो है वो फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन वैन बी कंटिन्यूड वेयर इट लेफ्ट ऑफ, जहाँ से वो छोड़ उसकी एग्जीक्यूशन रुकी थी वहां से दोबारा से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी जाती है। तो इसे हम नाम देते हैं स्वैपिंग का। तो स्वैप का मतलब ये होता है कि आपका एक एक प्रोसेस जो है जो कि रीइंट्रोड्यूस हुआ मेमोरी में, उसकी एग्जीक्यूशन को दोबारा से जहाँ से वो उसने जो है वो छोड़ा था वहीं से उसको कंटिन्यू कर दिया जाए, इसे हम स्वैपिंग का नाम देते हैं। तो द प्रोसेस इज स्वैप्ड आउट एंड इज लेटर स्वैप्ड इन बाय द मीडियम टर्म स्केजुलर। तो उसके लिए हम हमारा मीडियम टर्म स्केजुलर यूज होता है कि रेडी क्यू से उसको लेके आना है रनिंग क्यू के अंदर। ठीक है, तो जब भी रेडी क्यू से रनिंग क्यू के में लेके जाना तो वहां पर आपका कौन सा यूज होगा, मीडियम टर्म स्केजुलर। स्वैपिंग मे बी नेसेसरी टू improve the process mix or because a change in the memory requirement has overcommitted available memory। यानी कि ये रीजन बता रहा है कि स्वैपिंग कब occur होती है। तो स्वैपिंग का कंसेप्ट आप क्लियर होना चाहिए कि स्वैपिंग जो है वो है क्या और कब occur होगी। तो ये एक्चुअली जब मे बी नेसेसरी टू इम्प्रूव द प्रोसेस मिक्स, यानी आपके प्रोसेस अगर आपके पास है, आपने जो है वो मल्टी जो है वो टास्किंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो आप स्वैपिंग भी कर सकते हैं। एक प्रोसेस है उसको रन कर रहा है, वहां से स्वैप करके सीपीयू दूसरे प्रोसेस को रन करेगा, वहां से स्वैप करके वो मे बी पहले जो है प्रोसेस को दोबारा से जिसकी एग्जीक्यूशन जहां से उसको स्टॉप किया था, पॉज किया था, वहां से दोबारा से उसको रन करना शुरू कर दे। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज डिस्प्यूटेड इन द ब्लू डायग्राम। तो ये वो बता रहा है कि आपके पास स्वैपिंग किस तरह से होती है, उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस हैं जिनको आपने स्वैप आउट कर दिया था। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से है कि आप रेडी क्यू में सबसे पहले आपके जितने भी जो प्रोसेस होते हैं वो रेडी क्यू में जो कि रेडी हैं, आपका सीपीयू उसको उन प्रोसेस को डिस्पैच करे और उनको फिर रन करके उनको टर्मिनेट कर दे। अब ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोसेस अगर उनको कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड है तो वो ये ऑलरेडी हमने देखा कि वो इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में भेज दिए जाते हैं, वहाँ से उनको इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करके दोबारा से रेडी क्यू में लेके आया जाता है। तो कुछ कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सीपीयू जो है वो स्वैप आउट कर देता है कुछ प्रोसेस को, मीन कि पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस की एक क्यू होती है, वहाँ पर जितने भी जो प्रोसेस आते हैं उनको स्वैप इन किया जाता है रेडी क्यू के अंदर। तो मीन कि जब आपकी टाइम लिमिट कंप्लीट हो गई है और आपका प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है तो उसको स्वैप आउट कर दिया जाता है। ठीक है, उसका जो है वो स्वैप आउट की जो क्यू है उसमें उसको सेंड किया जाता है और वहां से फिर उसको दोबारा से रेडी क्यू में ले जाके जहां से वो पॉज किया जाता है उसको दोबारा से वहां से रिज्यूम करके रन किया जाता है। तो ये स्टूडेंट स्वैपिंग का कंसेप्ट है। आगे नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच की अगर हम बात करें तो switching the CPU to another process requires saving the state of the old process and loading the save state for the new process. This task is known as the context switch. तो context switch के concept को स्टूडेंट आप अंडरस्टैंड करें कि आपने ना जब भी स्विचिंग करनी होती है, ठीक है, एक प्रोसेस अगर आपका रन हो रहा है, आपने किसी दूसरे प्रोसेस को उसको स्टॉप करके किसी दूसरी प्रोसेस को रन करना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि पहले जो प्रोसेस होता है ना उसकी स्टेट को हम सेव कर लेते हैं और जो न्यू प्रोसेस है जिसको हम रन करने लगे हैं उसकी जो सेव ऑलरेडी जो सेव स्टेट है उसको हम लोड कर लेते हैं ताकि हमारे पास उसकी स्टेट आ जाए और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। तो इस टास्क को हम नाम देते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच का, कि जो रनिंग प्रोग्राम है उसकी स्टेट को सेव कर दिया जाए, जो ओल्ड प्रोसेस है उसकी स्टेट को जो सेव्ड स्टेट है उसको लोड कर लिया जाए ताकि उसको हम अब रन करें। इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विच का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट?
तो द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो यानी कि कंटेक्स्ट जो है ना ये हमें रिक्वायर्ड होता है जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द सीपीयू रजिस्टर। अब देखें हमें क्या क्या कॉन्टेक्स्ट स्विच के लिए रिक्वायर्ड होगा। सीपीयू के रजिस्टर्स की जो वैल्यूज होती हैं वो द प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस की स्टेट एंड मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो उसकी मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड उसको हम सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसेस सीपीयू रजिस्टर से बता दिया कि आपके पास इस टाइम पे उस प्रोसेस के जो रिजल्ट्स हैं वो कौन कौन से रजिस्टर्स में पड़े हुए हैं। तो याद रखिए कि सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स हैं यही आपके पास इंटरनल फास्टेस्ट मेमोरी है, जो कि आपके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है जब सीपीयू प्रोग्राम को रन कर रहा होता है उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट को सेव करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं उनकी स्टेट्स को। सेकंड, जो प्रोसेस स्टेट्स हैं आपके पास रेडी है, न्यू है, जो है वो वेटिंग है, कौन सी स्टेट है उस स्टेट को उस प्रोसेस की हम सेव करें, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन को, उसके मेमोरी के एड्रेसेस वगैरह को हम सेव कर लेते हैं। ये आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाती है। तो व्हेन अ कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर द कर्नल सेव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस इन इट्स पीसीबी एंड लोड द सेव कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू प्रोसेस स्केड्यूल टू रन। ठीक है, वो पीसीबी में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट कहाँ सेव होगा, कॉन्टेक्स्ट में ला रही है कंप्लीट उसकी डिस्क्रिप्शन जब जो रनिंग प्रोसेस है, और ओल्ड प्रोसेस की फिर हम उसको लोड करके उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मेथड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट अभी आप क्लास दोबारा रिज्वाइन कीजिए क्योंकि 45 मिनट कंप्लीट हो गए, तो फिर हम यहीं से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं।